में जो एजुकेशन कैंपेन चलाया और इसकी जो बात अनवर और मसीहुज़्ज़मा साहबान ने बताई है, सुनकर के अच्छा लगा। आपने ये भी बताया कि आपने इत्तलात RTI के जरिए हासिल की है। ये भी पता चला कि आपने सर्वे किया है। मुझे लगता है कि शायद उस सर्वे की कोई फाइंडिंग आप लोगों ने निकाली होगी। अगर उसको आप लोग शेयर करते तो ज़्यादा अच्छा था। अगर नहीं निकाला है तो उसको निकालने की कोशिश कीजिए। वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव स्टेटस होगा जो हम लोगों को मालूम हो सकेगा। तो आपने बड़ा काम किया है, इसको अंजाम तक पहुंचाइए और आप इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। ये हाउस इस बात से खुशनसीब है कि यहाँ पे बिहार के तालीम के सिलसिले में जो लोग सोच रहे हैं, प्रोफेसर विनय कंठ यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर विनय कंठ की हैसियत ये है कि बिहार में जब कॉमन स्कूल सिस्टम के सिलसिले में मुचकुन दुबे कमेटी बनी, उसके एक आर्किटेक्ट प्रोफेसर विनय कंठ भी रहे। बिहार का जो स्टेट करिकुलम फ्रेम किया गया तो वो प्रोफेसर विनय कंठ के ही जेर निगरानी उसको किया गया है। तो आप इस बात से ये हाउस खुशनसीब है कि उनकी गुफ्तगू को सुनेगा और बिहार में एजुकेशन की वाकई में क्या सूरत हाल है और उसके सिलसिले में क्या कोशिशें की जा रही हैं और किन कोशिशों की ज़रूरत है, उस पर आप उनसे सुनेंगे। अली इमाम साहब भी यहाँ पे मौजूद है। आपको टीचर्स के ट्रेनिंग का लंबा तजुर्बा है। रिसोर्स पर्सन की हैसियत से तालीम के मैदान में आप काम करते रहे हैं और मुझे लगता है कि इन दोनों हज़रात की गुफ्तगू सुनना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद और आज का दिन का जो आपके लिए गेम होगा वो ये दो गुफ्तगू होगी। ये बातें मैंने इसलिए आपसे कह दी हैं कि आप ये समझें कि आप अभी किनको सुनने जा रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू जिस मौजू पे करना चाह रहा हूँ, एक मसला तो रीच का है कि एजुकेशन का रीच कैसे हो। दिस इज द वन थिंग कि डीपर रीच कैसे हो। डीपर रीच का एक इशू ये है कि इसके सिलसिले में कानून साजी क्या हुई है। एक मसला ये होता है, आज से पहले डीपर रीच का इशू ये था कि हमारे पास उसके सिलसिले में इनेबल करने वाला लेजिस्लेशन नहीं मौजूद था। इनेबल करने वाला लेजिस्लेशन नहीं मौजूद था। तो अब कहाँ से आप RTI भी करते तो किस चीज पे RTI करते? तो राइट टू एजुकेशन एक ऐसा कानूनी मामला है कि जिसके जरिए रीच के लेजिस्लेशन के ताल्लुक से एक मसला हल हो गया है। और मुझे लगता है कि SIO जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो। मैं ये तवक्को कर रहा था कि जब SIO इससे गुफ्तगू कर रही होगी तो राइट टू एजुकेशन की जो मुखालफत हो रही है उसके सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन की मुखालफत पटना में भी हो रही है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके एसोसिएशन के जरिए हो रही है। तो राइट टू एजुकेशन इनके, आप जब रीच की बात कहते हैं, आप कुछ सेक्टर्स का नाम लेते हैं, कुछ आदिवासी का और दलित का और किसान का, मतलब सेक्टर्स तो बहुत ही डीपर है जिनको आपको समझना होगा। ये हमारे पास जो सोशल ग्रुप्स है इनके मुस्लिम्स को सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट में SRC यानी कि जब SIO है तो SIO को तो मुस्लिम एजुकेशन से ज्यादा जोर से बोलना चाहिए, इसलिए कि आपके जब बेस मुस्लिम एजुकेशन है तो उसके सिलसिले में इंक्लूसिव होते हुए भी स्पेसिफिक होना, यानी कि SIO ही से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर वो स्पेसिफिक नहीं होंगे तो हु विल बी। इनके सेक्टर कमेटी के बाद SRC की जो रिपोर्ट आई है तो मुझे लगता है कि आप उसके सिलसिले में कुछ स्पेसिफिक होकर के और डीपर नॉलेज, जो लोग एजुकेशन के सिलसिले में गौर कर रहे हैं, जो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एजुकेशन के डीपनिंग का मामला है, उसके अगर आप
कोई साइंटिफिक स्ट्रक्चर्ड स्टडीज नहीं भी दे सकते हैं तो एनेक्डोट्स भी आप सुना सकें। अगर एनेक्डोट्स भी आप सुना सकें तो जो फ्रेमर्स हैं, पॉलिसी के फ्रेमर्स हैं या उस सिलसिले में जो लोग काम कर रहे हैं वो ये करेंगे। तो मैं एक बात तो ये आपसे अर्ज कर रहा था कि रीच के सिलसिले में हम लोगों को ये RTE राइट टू एजुकेशन के सिलसिले में मालूमात हासिल करना चाहिए और उसके रीच के सिलसिले में इस पर बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। इस पर आप जब आगे के मुकर्रिरीन आएंगे तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं RTE पे गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ हूँ। दूसरा मसला ये है कि RTE के बाद जो दूसरा इशू उठता है वो ये कि जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी एजुकेशन का क्या इशू है। एक मसला आपके रीच का हुआ और दूसरा मसला ये हुआ कि जो रीच हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी के सिलसिले में आप लोग कुछ बातें कहेंगे। आप एसर रिपोर्ट वगैरह अगर पिछले 2-3 साल की अगर देख लेंगे तो आपको मालूम होगा क्वालिटी एजुकेशन पे क्या फाइंडिंग्स है। और ये जो फाइंडिंग्स है वो बहुत ही ग्राफिकल फाइंडिंग्स है। ग्राफिकल फाइंडिंग्स ये है कि साहब अगर इस 2 डिजिट के एडिशन किस क्लास के लड़के कर पाते हैं, किस क्लास के लड़के नहीं कर पाते हैं। एक सिंपल सेंटेंस किस क्लास का लड़का लिख पाता है, किस क्लास का लड़का नहीं लिख पाते। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे क्वालिटी एजुकेशन के सिलसिले में मालूमात आपके पास हासिल है। और मैं ये समझता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन पे भी जो आने वाले मुकर्रिरीन हैं उनके जरिए आप गुफ्तगू सुनेंगे। मैं जिस चीज पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो एजुकेशन फॉर पीस का मामला है। एजुकेशन फॉर पीस का जो इशू है वो इशू आज के लिए बहुत अहम है। बात छोटे छोटे जुमले हम सुनते रहते हैं और मुझे लगता है कि ईसाइयों के भी किसी पोस्टर बैनर में भी देखने को मिल जाता है। वो मामला ये कि वैल्यू एजुकेशन, कभी कभी जो है वैल्यू एजुकेशन की बात होती है। कभी कभी फहाशी और उलियानी की बात होती है। जब 2000 में हमारा NCF बना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आप जानते होंगे कि हम हिंदुस्तान में करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया जाता है। करिकुलम जो है इनके सिलेबस से ऊपर की चीज होती है। करिकुलम का मतलब ये है कि क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन करिकुलम के सवाल ये हैं। तो 2000 में जब करिकुलम बना तो आपको याद होगा कि उस वक्त जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन था, उस वक्त का जो डिस्कोर्स था, उस डिस्कोर्स में वैल्यू एजुकेशन की बड़ी गुफ्तगू हो रही थी। और अभी का भी जो डिस्कोर्स है, राइट नाउ जो अभी डिस्कोर्स चल रहा है, उस डिस्कोर्स में भी स्निपेट्स है, यानी कि उसके जरिए कोई हम बहुत ही ऑर्गेनाइज गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते हफ्ते की जो खबर आती रहती है, ताज़ा खबर के जर्मन नहीं पढ़ाएंगे और संस्कृत पढ़ाएंगे, कि हफ्ते हफ्ते की खबर आप जो है सुनते रहेंगे। केंद्रीय विद्यालय के सिलसिले में जो कल का मामला है, असल में मामला ये है कि एजुकेशन के सिलसिले में ईसाइयों जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ क्लैरिटी हासिल करनी होगी वैल्यूज के सिलसिले में, और ये क्लैरिटी हासिल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। 2000 का जो करिकुलम था वो पीस एजुकेशन की बात करता था। जो वैल्यू एजुकेशन के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी, तो वैल्यू एजुकेशन के सिलसिले में जेएस राजपूत साहब उस वक्त NCERT के चेयरमैन थे और जेएस राजपूत साहब ने उसमें पीस एजुकेशन की गुफ्तगू की थी। और पीस एजुकेशन में जो मामला था वो मामला ये था कि वैल्यू एजुकेशन के सिलसिले में जो डिस्कोर्स है वो किस कदर डिस्कोर्स है हमारे पास। डिस्कोर्स हमारे पास ये है कि रिलीजन से कुछ एजुकेशन को जोड़ा जाए, ये जो हमारे ओल्डर ट्रेडिशन है
उन ट्रेडिशन से जोड़ा जाए, कुछ कहानियां सुनाई जाए जिससे बच्चे इंस्पायर हो, कुछ रोल मॉडल पेश किया जाए, और मोरल एजुकेशन एक सेपरेट फॉर्म में जो है इसको लाया जाए। लेकिन जब NCF 2005 ने इस इशू को जब एड्रेस किया था, और मुझे ये लगता है कि SIO जैसी ऑर्गेनाइजेशन को NCF 2005 भी देखना चाहिए, और साथ साथ उसके सिलसिले में जितने अप्रोच स्टेटस पेपर्स है उसको भी देखना चाहिए, और एजुकेशन फॉर पीस का जो अलग से एक पेपर है तकरीबन 32-35 पेज का, वो डिस्कोर्स भी आपको देखना चाहिए। वहां जिस चीज को डिस्कस किया गया है, मैं यहाँ पे आपके साथ उसको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मसला ये है कि एजुकेशन पे जिन लोगों ने होलिस्टिकली गौर किया है, उनके सामने एक कंसर्न तो ये रहा है, आप सुनते होंगे, यानी कि महात्मा गांधी की बात को भी आप देख लीजिएगा, अभी आप कुछ मौलाना अबुल कलाम आजाद को रिपोर्ट कर रहे थे। जब आप इन लोगों को देखेंगे तो एक चीज ये नजर आती है कि साहब एजुकेशन किस लिए है, एजुकेशन है किस लिए। एजुकेशन की जो डायकोटोमी है आज के दौर में, वो डायकोटोमी ये है कि एजुकेशन हमको लाइवलीहुड के लिए चाहिए। एक बड़ा मसला ये है कि एजुकेशन हमको लाइवलीहुड के लिए चाहिए। लाइवलीहुड के लिए चाहने का जो डायमेंशन है वो अपना डायमेंशन क्रिएट करता है, लेकिन ये कि एजुकेशन हमको पीस देगा, पीस विथ मी, पीस विथ वन सेल्फ, पीस विथ अदर, पीस विथ नेचर। और ये जो पीस, एजुकेशन फॉर पीस का मामला है, इसको रिकॉग्नाइज यूनेस्को ने भी किया है, और जो एजुकेशन पर गौर करने वाले लोग हैं उन्होंने इस पर गौर किया है। मैं जिस चीज को आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो पेश ये करना चाहता हूं कि लाइवलीहुड के साथ साथ या लाइवलीहुड से पहले जिस चीज की जरूरत है वो ये कि एजुकेशन आपको इनलाइटन कर पाता है, एजुकेशन आपको पीस दे सकता है, आप पीसफुल रह सकते हैं अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले के साथ, अपने मुल्क के साथ, और जो माहौल है, जो दुनिया है, उसके साथ आप पीस के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। एजुकेशन फॉर पीस का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये मानता है कि इसको इन आइसोलेशन नहीं होना है, बल्कि अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, इस तमाम में इनग्रेन्ड होना चाहिए, इस तमाम में इनग्रेन्ड होना चाहिए। और इस इनग्रेन्ड होने के लिए एक बहुत ही अच्छा डिस्टिंक्शन ये किया गया है कि पीस एजुकेशन के सिलसिले में जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ये था कि रिलीजन के सिलसिले में ये रिलीजियस पढ़ाई जो है पीस देती है। NCF 2005 ने ये बात कही कि साहब इट इज नॉट रिलीजियस एजुकेशन बट अबाउट रिलीजन, एजुकेशन अबाउट रिलीजन। मसला ये कि हम एक प्लूरल मुल्क में रहते हैं, मसला ये है कि जो यूनिवर्स है वो उसमें हर तरह के लोग हैं, प्लूरलिटी सिर्फ रिलीजन की नहीं है, हर तरह की प्लूरलिटी है। तो पीस उस वक्त बनेगा जब हम एक दूसरे को जान रहे होंगे। अगर हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, अजनबियत अगर रहेगी तो ये अजनबियत जो है वो पीस नहीं ला सकती है। इसीलिए पेडागॉजी पे भी गुफ्तगू करते हुए ये बात की गई कि आपके क्लासरूम है कैसा। आप बता रहे थे आपके साथी कि सरकारी स्कूल है, उसके अंदर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो मतलब कि वो जो उसको क्लास का सेटअप मिल रहा है वो सेटअप ही उसको पीस प्रोवाइड करने वाला नहीं है। उस सेटअप में अगर हर तरह के लड़के नहीं रह रहे हैं
तो उनके साथ जब उनकी अजनबियत होगी तो उससे पीस नहीं हो सकता है। आप ये देख रहे हैं, यानी कि आपने अभी बेंगलोर का जो किस्सा सुना होगा, वो आपने सुना कि दिल्ली का किस्सा आपने सुना होगा कि बच्ची के साथ उसके उस्ताद ने क्या किया। वैसे ये पीस स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी नहीं है। पीस जो है वो स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी नहीं है, स्टूडेंट के बीच में भी नहीं है। मसला इसका है। और हमारा इस सिलसिले में जो टेक्स्ट बुक है, क्या वो पीस बता रहा है हमको? इनके एक मामला तो ये है कि साहब आप उसको इस एतबार से क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें, और हमारी यहाँ बहुत ही चला हुआ लैंग्वेज है कि सैक्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। इट इज नॉट ओनली अबाउट सैक्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, and if we only want to address the synchronization of education, the bigger picture from where it comes, ये आता कहाँ से है? ये आता ये है कि हमारा एजुकेशन पीस नहीं दे रहा है। इनके कैसे, इनके अगर आपकी क्लास के अंदर नहीं है, टीचर के अंदर नहीं है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में नहीं है, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में नहीं है, तो ये बड़ा मसला है। और ये मसला जो है कोई वाज का नहीं है। इनकी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं कि एजुकेशन फॉर पीस का मामला है, तो ये वाज का मामला नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ पेडागॉजी। और पेडागॉजी में जब इस पे गुफ्तगू की गई है, तो इस पर भी गुफ्तगू की गई है कि जो आप प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं, वो ये कहता है कि साहब पीस के सिलसिले में, प्राइमरी एजुकेशन के सिलसिले में क्या एक्टिविटी होगी, वैल्यूज क्या होंगे, स्किल्स क्या होंगे, एक्टिविटीज क्या होंगी, इनकी ये तमाम बातें हैं। मैं आपसे जो बात खासतौर से इस वक्त अर्ज करनी चाह रहा हूँ कि इस चीज का खतरा तो अभी बना हुआ है, इस चीज का खतरा अभी बना हुआ है। हम लोग गुजरात के सिलसिले में ये बात तो जान ही चुके हैं कि दीनानाथ बत्रा साहब की किताब वह पढ़ाने का सिलसिला किया जा रहा है। तो मैं इसको एक सिम्टम के तौर पर सिर्फ देखता हूँ, मतलब कि ये जो मामला है, ये मामला कोई इनसे बड़ी चीज हो रही है, समथिंग बिग इज हैपनिंग। हरियाणा में भी आपने सुना है कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने क्या बात कही है। तो मैं SIU जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो बात कहूंगा, वो बात ये कहूंगा कि आप जरूर रीच पे गुफ्तगू कीजिए, रीच पे गुफ्तगू बहुत जरूरी है। आप जरूर उसके क्वालिटी एजुकेशन पे गुफ्तगू कीजिए, ये गुफ्तगू बहुत जरूरी है। लेकिन आपके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि एजुकेशन फॉर व्हाट, एजुकेशन फॉर व्हाट का क्वेश्चन जो है, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। जिस चीज को हमको अभी आने वाले सालों में फेस करना है, वो फेस ये करना है कि ये एजुकेशन के साथ हम चाहते क्या हैं, हम चाहते क्या हैं। मैं अपनी बात को खत्म एक छोटे से किस्से से करूंगा। वो किस्सा ये है कि एक टीचर ने ख्वाब देखा, वो ख्वाब ये देखा कि 50 साल पहले उसने जिस तालिब इल्म को पढ़ाया था, वो तालिब इल्म उससे बहुत खफा है, वो तालिब इल्म उससे बहुत खफा है। उसने ये बात कही कि तुमने माजी की चीजें हमको पढ़ाई और तुमने मुल्क चलाने का जो इंतजाम है ये मुझे पढ़ाया, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं पढ़ाया कि मैं जिस दुनिया में जाऊंगा उस दुनिया में कन्फ्लिक्ट होगा, उस दुनिया में इन्फ्लेशन होगा, उस दुनिया में दूरियां होंगी। तो इस दूरी को हम कैसे हल करेंगे, ये तुमने मुझे नहीं पढ़ाया। तुमने ये तो बताया कि मेरे हाथ
पेचीदा तरीन मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल करें। तुमने मुझे ये तो पढ़ाया कि मेरी आंख किस तरीके से माइक्रोस्कोप से देख सके। तुमने ये तो मुझे सिखाया कि मेरे कान रेडियो और दूसरी चीजों को कैसे सुन सकें। लेकिन तुमने ये नहीं मुझे बताया कि मोहब्बत, ताल्लुक और हमदर्दी अपने साथ, अपने पड़ोस के साथ और अपने टीचर के साथ कैसे की जाए। तुमने तो मुझे रोटी का आधा टुकड़ा दिया था। शुक्रिया।